हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रासमान नियम की आधुनिक व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के 3 नियम पढ़ चुके हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रासमान नियम। तो उत्पत्ति ह्रासमान नियम की जो आधुनिक व्याख्या है उसी को हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नाम देते हैं। अगर प्रश्न आता है उत्पत्ति ह्रासमान नियम की आधुनिक व्याख्या लिखिए या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लिखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। बोर्ड की दृष्टि से भी ये नियम इम्पोर्टेंट है। अनेक बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। तो जो उत्पत्ति ह्रासमान नियम है उसकी आधुनिक व्याख्या ही क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बोले या उत्पत्ति ह्रासमान नियम की आधुनिक व्याख्या कहें, एक ही बात है। तो देखिए, उत्पत्ति ह्रासमान नियम में हम पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के कुछ साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है और उसके कारण हमारा कुल उत्पादन भी घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो इसी को हम कहते हैं उत्पत्ति ह्रासमान नियम। लेकिन जो पुराने या परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस नियम की व्याख्या, उत्पत्ति ह्रासमान नियम की जो व्याख्या थी वो केवल कृषि के संदर्भ में की। मार्शल उसमें प्रमुख है। उन्होंने कहा कि यदि कृषि कला में हम कोई सुधार न करें और भूमि पर यदि हम लगातार पूंजी और श्रम की इकाइयों को बढ़ाते रहे तो एक निश्चित समय बिंदु के बाद हमारा सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है और इसके कारण हमारे कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। इसी को हम उत्पत्ति ह्रासमान नियम मानते हैं। तो जो परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रहे, एडम स्मिथ, मार्शल, इन्होंने बोला कि ये नियम केवल कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है। लेकिन आधुनिक जो अर्थशास्त्री में, जिसके अंदर हम यदि नाम गिने तो सिल्वरमैन कह सकते हैं, बेनम के शब्दों में हम कह सकते हैं, रॉबिन्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो नियम है उत्पत्ति ह्रासमान नियम केवल कृषि के क्षेत्र में ही लागू नहीं होता, वरन हमारे उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वे कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र हैं, तब भी वहां उत्पत्ति ह्रासमान नियम लागू होगा। जो भी कोई उत्पादन का क्षेत्र है, यदि हम वहां पर एक या कुछ साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में लगातार वृद्धि करते हैं तो एक निश्चित समय बिंदु के बाद हमारा सीमांत और औसत उत्पादन ऋणात्मक होने के कारण कुल उत्पादन में घटने की जो प्रवृत्तियां सूचित होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस नियम की भी 3 स्टेज होगी। एक होगी हमारे सीमांत और औसत उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, समता प्रतिफल की अवस्था और उनके ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। जब तक साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठेगा तब तक हमें सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ती दर से मिलेंगे। जब उनका अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाएगा तब हमारा कुल उत्पादन एक स्थिर गति के साथ बढ़ेगा और उसके बाद भी यदि परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जा रही है तो क्या होता है? सीमांत और औसत उत्पादन ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसके कारण हमारा कुल उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटने लगता है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तो इस नियम की व्याख्या किसमें मानी? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कृषि से संबंधित किया। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि उत्पत्ति ह्रासमान नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? उत्पत्ति ह्रासमान नियम उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उत्पत्ति ह्रासमान जो नियम है वो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस नियम को प्रतिष्ठित पुराने या परंपरावादी जो अर्थशास्त्री वो मानते थे कि केवल कृषि में लागू होता है, लेकिन आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो
उत्पत्ति ह्रासमान नियम है। उत्पादन का हम कोई भी क्षेत्र ले लें, सभी क्षेत्रों के अंदर ये लागू होता है। अगर हम क्या है ये नियम देखिए, शॉर्ट में यदि इसे समझने का प्रयास करें हम, यदि हम उत्पादन के क्षेत्र में एक या कुछ साधनों को अल्पकाल में स्थिर रखते हैं, अल्पकाल से संबंधित है उत्पत्ति ह्रासमान नियम, तो अल्पकाल में क्या होगा, अल्पकाल में एक या कुछ साधन स्थिर होने पर, स्थिर, और जब हम उनके साथ में किसका संयोग बिठाते हैं, परिवर्तनशील साधन मात्राओं, परिवर्तनशील साधन मात्रा का संयोग बिठा रहे हैं, यानी उनको ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। परिवर्तनशील साधन, कुछ साधन स्थिर होंगे अल्पकाल में और कुछ परिवर्तनशील होंगे। एक या कुछ साधन स्थिर रखकर हम परिवर्तनशील साधन मात्राओं की इकाइयों में लगातार वृद्धि करते हैं। परिवर्तनशील साधन मात्राओं का संयोग बिठा रहे हैं, तो एक निश्चित बिंदु के बाद क्या होगा, निश्चित बिंदु के बाद, निश्चित बिंदु के बाद हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन एपी व एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन क्या होगा, गिर जाएगा, गिरने की प्रवृत्ति दर्शाता है, गिरने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। एक निश्चित बिंदु के बाद एपी और एमपी ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति दर्शाएंगे। पहले तो ये बढ़ेंगे, साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित होगा, तब तक एपी और एमपी बढ़ेगा। लेकिन जब अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाएगा, वहां हमारा कुल उत्पादन अधिकतम होने की प्रवृत्ति बताएगा, और एक बिंदु के बाद एपी और एमपी गिरने की जो प्रवृत्ति आएगी, उससे हमारा कुल उत्पादन भी गिरने लगेगा। उसी को हम कहेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो इस नियम की 3 स्टेज बनेगी। 3 स्टेज कैसे, पहली होगी हमारे बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, बढ़ते, 3 अवस्थाएं होती है इस नियम की, 3 स्टेज, 3 अवस्थाएं। पहली होगी बढ़ते सीमांत व औसत उत्पादन की अवस्था, औसत उत्पादन की अवस्था। फिर होगी दूसरा समता प्रतिफल की द्वितीय अवस्था, या हम यूं कह सकते हैं घटते प्रतिफल की द्वितीय अवस्था, जिसमें हमारा कुल उत्पादन अधिकतम बिंदु पर पहुंचने की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। घटते प्रतिफल की अवस्था, जिसमें हमारा क्या होगा, सीमांत और औसत उत्पादन घटेगा। और लास्ट वाली स्टेज, तीसरी स्टेज के अंदर होगा हमारा ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इसमें क्या होगा, हमारा एपी और एमपी दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। तो परिवर्तनशील उत्पादन के नियम को हम 3 अवस्थाओं के आधार पर समझेंगे। बढ़ते सीमांत और औसत उत्पादन की अवस्था या बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, दूसरी होगी घटते प्रतिफल की अवस्था, और तीसरी अवस्था में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। कुछ विद्वानों ने इस नियम को अलग अलग रूपों में परिभाषित भी किया है। देखिए, जैसे यदि मैं परिभाषा कहूं सबसे पहली वाली, तो मार्शल ने तो कहा कि यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो और यदि भूमि पर पूंजी और श्रम की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, तो एक निश्चित बिंदु के बाद कुल उत्पादन घटने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। मार्शल ने क्या कहा, कृषि कला में सुधार न होने पर भूमि पर यदि पूंजी और श्रम की इकाइयां लगातार बढ़ाई जाए, यानी भूमि स्थिर साधन है, पूंजी और श्रम को हम परिवर्तनशील कर रहे हैं और उनकी इकाइयों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, तो एक निश्चित बिंदु के बाद हमारा कुल उत्पादन घटने की प्रवृत्ति दर्शाता है। उसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रासमान नियम। लेकिन बेनम ने कहा कि जैसे जैसे साधन संयोगों में, बेनम एक अर्थशास्त्री में, आधुनिक अर्थशास्त्री, जिन्होंने कहा कि यह नियम सभी क्षेत्रों में लागू होता है। बेनम की परिभाषा में साधन संयोगों के अनुपात में यदि एक साधन के अनुपात में लगातार वृद्धि की जाती है, तो एक बिंदु के बाद सीमांत व औसत उत्पादन घटने लगता है। साधन संयोगों में, क्योंकि अल्पकाल में कुछ साधन तो क्या होंगे, स्थिर साधन, और कुछ साधन होंगे
परिवर्तनशील साधन, तो साधनों के संयोगों में जब हम एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लगातार बढ़ाएंगे तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस परिवर्तनशील साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। सिल्वरमैन ने भी देखिए इसे परिभाषित किया है। सिल्वरमैन, इस नियम की परिभाषा की है सिल्वरमैन ने भी। उसने कहा है कि एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में लगाए गए श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में अपेक्षाकृत कम गति से वृद्धि होगी। उसके कहने का अभिप्राय क्या था कि यदि हम किसी उत्पादन कार्य में पूंजी और श्रम की इकाइयों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद हमारा कुल और जो उत्पादन है उस सीमांत और औसत उत्पादन के घटने के कारण लगातार घटता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि इस उत्पत्ति हासमान नियम की जो आधुनिक व्याख्या है वो ही कहलाती है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसमें यह मान लिया जाता है कि उत्पादन का कोई भी क्षेत्र है, यदि हम साधन संयोगों में परिवर्तनशील साधन मात्राओं की इकाइयां लगातार बढ़ाते हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद सीमांत और औसत उत्पादन घटने लगता है, और जब वो ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन में कमी की जो प्रवृत्ति आती है उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब इसी नियम को हम एक तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो तालिका आपको कुल, औसत और सीमांत उत्पादन में संबंध के लिए बनाई थी वही तालिका आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तालिका और रेखा चित्र द्वारा हम इस नियम का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। तालिका व रेखा चित्र। तालिका आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कहा था एक परिवर्तनशील साधन मात्रा ली हमने, परिवर्तनशील साधन मात्रा। उसके बाद में हमने उसका एमपी लिखा था, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है एपी, और उससे रिलेटेड टीपी। क्या होगा, हम वही तालिका वापस ले लेते हैं ताकि आपको बार बार लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। कुल परिवर्तनशील साधन 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयां ली हमने परिवर्तनशील साधन की। अब देखिए उससे प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन है 5 10 15। उसके बाद में पहले तो ये बड़ा है साधनों के अनुकूलतम संयोग तक, उसके बाद घटना शुरू हो गया है। देखिए 10 5 एक निश्चित बिंदु पर आकर ये 0 हो गया है। उसके बाद भी हम परिवर्तनशील साधन मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो प्राप्त होने वाला कुल उत्पादन -3 और -10 हो गया। अब इनसे रिलेटेड हम एपी और टीपी सारणियां भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले टीपी लिखूंगी मैं। टीपी यानी कुल उत्पादन। कुल उत्पादन कैसे लिखेंगे हम, सीमांत उत्पादन की जो सारणी है उसका योग कर करके पहली इकाई तक कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 5, दूसरी इकाई तक 15, तीसरी इकाई तक देखिए तीनों उत्पादन जुड़ जाएंगे 30, चौथी इकाई पर 40, पांचवी इकाई पर 45, छठी इकाई पर 45, सातवीं इकाई देखिए 42 और आठवीं इकाई पर है ये 32। जहां सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो गया वही हमारा कुल उत्पादन भी घटने की प्रवृत्ति पर आ गया है। उसके बाद एपी कैसे लिखते हैं हम, टोटल प्रोडक्शन में हमको किसका भाग देना है, क्वांटिटी का। किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए टोटल में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए तो आपकी एपी सारणी आ जाएगी। एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्शन। पहली इकाई तक तो हो जाएगा 5, दूसरी इकाई पर देखिए 7.5, तीसरी इकाई पर 10, चौथी इकाई पर 40 में 4 का भाग दिया है मैंने 10, पांचवी इकाई पर देखिए 9, छठी इकाई पर 7.5, उसके बाद में सातवीं इकाई पर 6 और आठवीं इकाई पर 4 आ रहा है। 32 में 8 का भाग दिया है मैंने। यही सारणी आपको पहले भी मैंने बनवा रखी है और आपको उसमें क्लियर भी कर दिया था कि सारणी किस आधार पर निर्मित की गई है। तो देखिए इस वाली तालिका को यदि मैं देखूं तो पहली से लेकर चौथी इकाई तक तो क्या हो रहा है, पहली से चौथी इकाई तक तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उससे रिलेटेड जो हमारा टीपी है वो भी बढ़ रहा है। तो चौथी इकाई तक तो क्या हो रहा है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। उसके बाद देखिए इस दोनों स्थिति के अंदर हमारा कुल उत्पादन स्थिर गति पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो
सीमांत और औसत उत्पादन पुनः घटना शुरू हो गया है। जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ रहा था तब तक तो हमें कुल उत्पादन बढ़ती दर से मिला है। उसके बाद सीमांत उत्पादन जैसे ही घटने लगा है, हमारा कुल उत्पादन जो स्थिर हो गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं घटते एपी व एमपी की अवस्था। और उसके बाद में लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है 7वीं और 8वीं इकाई पर, वहां ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था सूचित होगी। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। इन 3 अवस्थाओं के आधार पर ही आपको नियम लिखना है और नियम का स्पष्टीकरण भी करना है। पहली इकाई तक तो आप पहली से चौथी इकाई तक तो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। उसके बाद में 5वीं और 6ठी इकाई पर घटते प्रतिफल की अवस्था है। और उसके बाद में सीमांत और औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने के कारण हमारा जो कुल उत्पादन है घटने की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है और इसी को हम कहेंगे घटते प्रतिफल की अवस्था। इसी से रिलेटेड आप एक चित्र भी बना लेंगे। पहले भी बना हुआ आपके पास ये चित्र है। पहली से चौथी इकाई तक बढ़ते प्रतिफल की अवस्था सूचित होगी। आपको अपना चित्र इसी तालिका के आधार पर निर्मित करना है। कोई भी पैमाना आप ले सकते हैं इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 साधन इकाइयां लिए मैंने। परिवर्तनशील साधन मात्रा ले रखी है। साधन 8 इकाइयों को लगाया हमने परिवर्तनशील साधन की। इधर हम उत्पादन को सूचित करेंगे OY अक्ष पर। उचित पैमाना मान लेंगे हम। यहाँ 5-5 के डिफरेंस से लिख रही हूं मैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 तक पैमाना मानकर आप कुछ भी पैमाना मान सकते हैं। अब देखिए पहली इकाई पर हमें सबसे पहले मैं टीपी वाली सारणी बना रही हूं। सबसे पहले टीपी वाली सारणी हमारी। टीपी में पहली इकाई पर मुझे दिखाना है 5, दूसरी इकाई पर है हमारा 15, तीसरी इकाई पर है देखिए 30, चौथी इकाई पर है 40, 5वीं इकाई पर है 45, 6ठी इकाई पर भी है 45, 7वीं इकाई पर है 42 और 8वीं इकाई पर है ये 32। 35 से थोड़ा नीचे बनाएंगे 32 को और इन बिंदुओं को आप मिला देंगे तो आपका कुल उत्पादन आपके पास आ जाएगा। ये है आपकी टीपी। टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के बाद में आप एवरेज प्रोडक्शन और एमपी वाली सारणी से सीमांत और औसत उत्पादन को भी दर्शा लेंगे। सबसे पहली इकाई पर मार्जिनल प्रोडक्शन है 5, दूसरी इकाई पर है 10, तीसरी इकाई पर देखिए ये है 15, चौथी इकाई पर देखिए 10, वापस 10 आ गया चौथी इकाई पर, 5वीं इकाई पर 5, 6ठी इकाई पर है 0 और 7वीं इकाई पर है माइनस वाली संख्या नीचे दर्शाएंगे। ये -5 लिखा है मैंने और नीचे -10, -3 है 5 के थोड़ा सा ऊपर ही आ जाएगा -3 और -10 8वीं इकाई पर, ये -10। ये है आपकी एमपी सारणी। एमपी और उसके बाद में आपको बनाना है एपी सारणी। एपी वाली तालिका भी आपके सामने लिखी हुई है। पहली इकाई पर 5 से स्टार्ट करना है, दूसरी इकाई पर आपका होगा 7.5, 10 से नीचे आएगा 7.5। तो फिर तीसरी इकाई पर है ये 10, चौथी इकाई पर भी है 10, पांचवी इकाई पर देखिए 9, छठी इकाई पर 7.5, ये 7.5, सातवीं इकाई पर 6 और 8वीं इकाई पर है 4, 5 से थोड़ा सा नीचे ये 4। ये आ गई आपकी एपी सारणी। अब देखिए इस सारणी के आधार पर आपको 3 रेखाएं खींच लेनी है। जो चौथी इकाई है वहां से देखिए आपका टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। तो यहां तक हो गया बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। स्टेज फर्स्ट में बढ़ते प्रतिफल, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज के अंदर देखिए समता प्रतिफल की अवस्था कह सकते हैं हम। यहाँ
यहाँ पर हमारा कुल उत्पादन 45 के रूप में 5वीं और 6ठी इकाई पर, तो उत्पत्ति समता नियम के रूप में यहाँ पर समता प्रतिफल की अवस्था सूचित हो रही है। समता प्रतिफल या हम यूं कह सकते हैं घटक साधनों का अनुकूलतम संयोग यहाँ स्थापित हो चुका है। सेकेंड स्टेप में समता प्रतिफल समता, और तीसरी वाली स्टेज में हासमान प्रतिफल, हासमान प्रतिफल। तब हमारा कुल उत्पादन गिरना शुरू हो गया है। एक जो विवेकशील उत्पादक है वो उत्पादन करने के लिए कौन सी अवस्था चुनेगा, पहली चुनेगा, दूसरी चुनेगा या तीसरी चुनेगा। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विवेकशील उत्पादक इनमें से कौन सी अवस्था में उत्पादन करना उचित समझता है। तो पहली अवस्था में तो उत्पादन रोकना ना समझी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी प्रति इकाई लागत कम आएगी और आपको उत्पादन अधिक मिलेगा, क्योंकि सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। दूसरी अवस्था के अंदर आप जितने साधन लगा रहे हैं आपका उत्पादन उसी रेशो में बढ़ रहा है। तीसरी अवस्था में भी यदि आप उत्पादन करते हैं तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि आपका प्रति इकाई लागत अधिक आएगी, क्योंकि सीमांत और औसत उत्पादन ऋणात्मक होने के कारण आपका कुल उत्पादन घट रहा है। तो तीसरी अवस्था में तो उत्पादन करना मूर्खता है, पहली अवस्था में उत्पादन रोक लेना ना समझिए। इसीलिए एक उत्पादक या विवेकशील उत्पादक उत्पादन करने के लिए कौन सी अवस्था चुनता है? विवेक संगत उत्पादन की जो अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था होती है, जिसके अंदर सीमांत और औसत उत्पादन घटने की स्थिति में आ जाते हैं और हमारा कुल उत्पादन अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो पहली अवस्था में जब लागत कम आ रही है और आप उत्पादन रोक रहे हैं, यानी आप ना समझे। तीसरी अवस्था में जब आपकी लागत अधिक आ रही है और आप उत्पादन कार्य कर रहे हैं, यानी आप मूर्ख हैं। तो आपके लिए उत्पादन का चुनाव करने के लिए कौन सी अवस्था होती है विवेक संबद्ध उत्पादन करने के लिए? दूसरी अवस्था, जिसके अंदर आपका साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो रहा होता है, और साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित होने के बाद यदि आप उत्पादन कार्य जारी रखते हैं तो आपको घटते प्रतिफल की अवस्था मिलना शुरू हो जाएगी। तो जहां अनुकूलतम संयोग बैठ गया है वहां आपकी लागत सबसे न्यूनतम होगी और आपको मिलने वाला उत्पादन अधिकतम होगा। और यदि आप अधिकतम लाभ बिंदु का आधार बनाकर उत्पादन कर रहे हैं तो आपके लिए विवेक संबद्ध उत्पादन के लिए दूसरी अवस्था में उत्पादन करना ही अधिक आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक उत्पादक उत्पादन करने के लिए कौन सी अवस्था का चुनाव करता है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर द्वितीय अवस्था का, जहां उसका कुल उत्पादन अधिकतम होता है और लागत सबसे कम आती है। तो ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसको हमने तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास किया कि किसी भी उत्पादन कार्य में परिवर्तनशील साधन की इकाइयां चाहे वो एक या अधिक हो, हम उसमें लगातार वृद्धि करते रहते हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद हमारा सीमांत और औसत उत्पादन ऋणात्मक होने की प्रवृत्ति दर्शाता है, और जब वह ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन भी घटने लगता है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस नियम की 3 स्टेजेस है: बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, समता प्रतिफल की अवस्था और घटते प्रतिफल की अवस्था, जो कुल उत्पादन के आधार पर हमने सूचित किए। एक विवेकशील उत्पादक जो होता है उत्पादन की द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना अधिक पसंद करता है, क्योंकि वहां उसकी लागत कम आती है और उसको मिलने वाला उत्पादन अधिकतम होता है। पहली अवस्था में उत्पादन रोकना ना समझी और तीसरी अवस्था में उत्पादन करना मूर्खतापूर्ण होगा। ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब थोड़ा सा इसका पार्ट और रह गया है कि इसको पढ़ते हैं यदि हम, तो इस नियम को पढ़ने से उत्पादक को क्या क्या फायदा हो सकता है। इस नियम का महत्व, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहे या उत्पत्ति हासमान नियम कहे, एक ही बात है। महत्व क्या है इसका? सबसे पहला महत्व, उत्पादक को अपना अधिकतम लाभ बिंदु उत्पादन के लिए उत्पादक को अधिकतम लाभ बिंदु ढूंढने में मदद करता है। अधिकतम लाभ बिंदु ढूंढने में मदद करता है, चयन में मदद। एक उत्पादक का उद्देश्य ही होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, तो उसको अधिकतम लाभ किस पॉइंट पर उत्पादन करने पर मिलेगा वो ये नियम बताता है। दूसरा, इस नियम का यदि हम महत्व देखें तो एक उत्पादक अपने उत्पादन की लागत इसके आधार पर कम कर सकता है। दूसरा, लागत कम, लागत में कमी, क्योंकि द्वितीय अवस्था में जहां उत्पादक की लागत कम हो रही होती सबसे, वहां उसे उत्पादन भी अधिकतम मिलता है। तो इस परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से वो समझ सकता है कहां उसकी लागत का पॉइंट सबसे कम आ रहा है। पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान तकनीक में से किसी एक का चयन करने में सहायक, श्रम व पूंजी प्रदान तकनीकी
चयन में मदद। एक उत्पादक को श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक अपनानी चाहिए या पूंजी प्रधान तकनीक अपनानी चाहिए, इसका निर्धारण करने में भी कौन मदद करता है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम मदद करता है। और साथ ही विवेकपूर्ण उत्पादन का स्तर निर्धारित होता है। एक उत्पादक का विवेकपूर्ण उत्पादन स्तर का चुनाव, जो हम कह चुके हैं, द्वितीय अवस्था में करना लाभदायक होता है। पहली अवस्था में तो करना रोक देना, नासमझी, तीसरी अवस्था में करना मूर्खतापूर्ण। तो एक विवेकपूर्ण उत्पादन का स्तर कौन सा होगा, उसका चुनाव करने में भी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम मदद करता है। तो ये था हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अगर ये नियम लिखने के लिए आता है तो आपको तालिका और रेखा चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण भी करना होगा। कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।